नमस्कारम। क्या हाल है आप सभी के? लास्ट मोमेंट है, 4 से 5 दिन है। ठीक है, बस करना रिवीजन ही चल रहा है। एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना भाई, यही एडवाइस है मेरी, कुछ भी मत पढ़ना। जो जो अब तक पढ़ा है बस उसका सारा का सारा रिवीजन करना है। और ध्यान रखना, मेरे से थोड़ा सा डिले हुआ है मेरा, मैंने आपको बताया है कि सिस्टम ना क्रैक हो गया है, तो मुझे बिना थोड़ा सा ये सही नहीं हो पाया है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ फ़ोन से ही आपका रिवीजन कराने की। ठीक है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैंने आपसे वायदा किया था कि 800 से 900 क्वेश्चन आरपीएससी वाले के सारे प्रोफेसर्स के मैं करा के रहूँगा। और यूपी पीसीएस है और आरपीएससी है। भाई संवैधानिक जो संस्थाएं होती हैं, अगर वो एग्ज़ाम कराती है ना, तो लेवल के एग्ज़ाम कराती हैं, ध्यान रखना। आरपीएससी वाले भी लेवल के एग्ज़ाम कराते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछते हैं। सेम आपका क्या होगा, सेम यूपी पीसीएस पूछने वाला है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और बात ये है कि देखो, नए नए जो कॉन्सेप्ट हैं, पीसीएस वाले को भी आदत है और आरपीएससी वाले को भी आदत है। मैं कह रहा हूँ कि अगर 50% भी अगर वहाँ से मिल गया ना हमें आरपीएससी से, तो हम ना ऑप्शंस को ऑड वन आउट वन कर जाएंगे भाई। इतना हमें मिल जाएगा। इसलिए मैं जोर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को कि जो जो मैं करा रहा हूँ ना, उसको एक बार नहीं 2 बार बस रिवीजन करना है आप लोग। ठीक है, बिना देरी के। ठीक है, ये 150 का ये सेकंड पेपर है, मैं फिर फर्स्ट पेपर भी कराऊंगा। 300 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी कराऊंगा। और एक और बात भाई, देखो ये है आपका ब्रश वाला, तो इसको ना मैं टिक करूंगा। टिक करने के बाद में फिर से मुझे इरेज कर, जैसे मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, जैसे दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने ऑप्शन ए कर दिया, ये अब ये रही परमानेंट नहीं रहेगा। अगर मैं इसको यहाँ से ले जाऊंगा, इरेज करूंगा, तो साथ में इरेज हो जाएगा। तो मैं ना डायरेक्टली आपको बोल के बता दूंगा कि ये ऑप्शन है। इससे ना डिले नहीं होगा यार, आपका भी टाइम नहीं होगा और मेरा भी टाइम नहीं खर्च होगा। ठीक है, अभी 2 मिनट हो गए, बहुत बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं। और एक नापने का तरीका ये है कि भाई अपना स्कोर ना बताना कितना हो रहा है। 150 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन का पेपर है, आरपीएससी का टफ आता है, नेगेटिव मार्किंग आती है। देखो यहाँ पे अगर आप 100 प्लस कर रहे हो ना, मैं लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पे, आपको जीडीसी में प्रीलिम्स पास करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इतना मैं तय बोल देता हूँ आपको। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, साइंस इज साइंसिंग। किसने कहा कि विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है? किसने कहा है? गुडे एंड हॉट, डब्ल्यू एफ वाइट, जोवर्ग एंड नेट, या फिर चर्चमैन? आंसर होगा इसका क्या? सेकंड। क्या आंसर होगा इसका? वाइट। ठीक है, याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आंसर क्या होगा इसका? वाइट आंसर होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिडक्टिव रीजनिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय होम? निगमनात्मक तार्किक तार्किकता पहले किसके द्वारा सबसे विकसित की गई है? किसके द्वारा? एनिसेंट ग्रीक्स, एनिसेंट इजिप्शियन, एनिसेंट पुर्तगीज, या फिर एनिसेंट रोम्स? किसने करी? अरस्तु ने करी थी। अरस्तु कहाँ के थे? ग्रीक के थे, याद रखना। बात समझ आ रही है आपको? तो आंसर क्या होगा इसका? प्राचीन ग्रीस, आंसर होगा इसका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन पार्सन्स के वर्तमान चल का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पैटर्न वेरिएबल गिवन बाय पार्सन्स? सेल्फ, देखो कितने प्रकार के पैटर्न वेरिएबल दिए हैं, आप मुझे बताओ। 5 प्रकार के। ठीक है, ओके। उसके बाद में पहला कौन सा है? सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिव ओरिएंटेशन। ठीक है, पार्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म, क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी। ये देखो सेम आंसर दिया है, इंग्लिश में पढ़ो, क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी। आंसर क्या होगा इसका? तीसरा होगा, क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी नहीं है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? तीसरा होगा। और डिफ्यूजन वर्सेस स्पेसिफिसिटी। आप एक काम करना, आपको करना क्या है कि पांचों आप रिवीजन करना है, पांचों जो पैटर्न वेरिएबल दिए हैं वो आपको थोड़ा सा देख के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि स्टडी विच आर द कंडक्ट इन द रिलेटिवली न्यू फील्ड आर नोन एज? अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं, मतलब नए क्षेत्रों के लिए जो अध्ययन किए जाते हैं, कौन सा होता है? एक्सप्लेनेटरी, हाइपोथेटिकल, एक्सप्लोरेटरी, या फिर डायग्नोस्टिक? बताओ कौन सा होगा इसका? आंसर क्या होगा? एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, नए क्षेत्रों के लिए, तो आंसर है उसका तीसरा, अन्वेषणात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, which branch of sociology study the common sense method used by people that make sense of everyday activities? phenomenology, ethnometrology, western, या फिर symbolic interactionism? समाज शास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामान्य बुद्धि परक पद्धति को क्या कहते हैं? सरल है, बताओ भाई कौन सा है इसमें आंसर? हाँ, कौन सा होगा? कौन सा होगा? आंसर होगा एथनोमेट्रोलॉजी। बात कर रहा है ना वो। ठीक है, कॉमन सेंस मेथड, कॉमन सेंस नॉलेज की कौन बात करता है? एथनोमेथोडोलॉजी ना बात करता है ना।
क्वेश्चन नंबर 6, द रिसर्च विच डील्स विद द फिनोमेना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कौन करता है? कॉज एंड इफेक्ट की बताओ, एक्सपेरिमेंट करता है ना, आंसर होगा इसका ए, प्रयोगात्मक शोध। ठीक है, चलो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा हमें। हैरी जॉनसन के अनुसार निम्न में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक शोध की नहीं है? एम्पेरिकल, थ्योरेटिकल, क्यूमुलेटिव, इरेशनैलिटी। आंसर क्या होगा? इसको तो कॉमन सेंस से कर सकते थे हम। ठीक है, अतार्किकता। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हु बिलीव्स दैट वैल्यू फ्री साइंस इज मिथ दो इट इज डिजायरेबल? ये किसका विश्वास है कि मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है, यद्यपि यह वांछनीय है? क्या कह रहा है कि मूल्य जो वैल्यू फ्री साइंस एक क्या है? मिथ है, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, कौन कह रहा है इस बात को? मैक्स वेबर ने नहीं कहा, किसने कहा? A.W. गुल्नर साहब ने कहा है। मैक्स वेबर किसकी बात करते हैं? वैल्यू रेलिवेंस की, वैल्यू न्यूट्रलिटी का अर्थ एक ही होता है, वैल्यू फ्री और वैल्यू न्यूट्रलिटी, थोड़ा सा ज़्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं होता। ओके, लेकिन ये बात किसने कही है? A.W. गुल्नर साहब ने कही है, ना कि मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 9, ए सैम्पलिंग इज स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्जर होल, डेफिनेशन इज गिवन बाय। एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है, किसने कहा ये बात? तो गुडे एंड हॉट ने कहा है। ये कई बारी परिभाषा आई है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने अनुसंधान में व्यावसायिक आचार नहीं कहते हैं? प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात करते हैं, कौन सा प्रोफेशनल एथिक्स इसमें से नहीं है? आंसर क्या होगा इसका? भाई बाइस्ड फाइंडिंग थोड़ी ना होगा, पक्षपात निष्कर्ष की बात करता है वो, ये थोड़ी ना होता है प्रोफेशनल एथिक्स में। आंसर होगा इसका सेकंड, बाइस्ड फाइंडिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सोशियोलॉजिस्ट सिंपली इम्पोज देयर आउन व्यूज ऑफ रियलिटी ऑन द सोशल वर्ल्ड, द स्टेटमेंट इंडिकेट्स, क्या कह रहे हैं? समाजशास्त्री साधारणतया सामाजिक दुनिया पर अपने दृष्टिकोण से वास्तविकता को थोपते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि समाजशास्त्री जो होते हैं भाई, अपने दृष्टि, वो ऐसा उनका कौन सा दृष्टिकोण होता है जो अपने सामाजिक सोशल जो रियलिटी होती है अपने सिद्धांतों को थोपते हैं, किसके द्वारा? फैक्ट के द्वारा, नॉर्म के द्वारा, वैल्यू के द्वारा, नॉलेज के द्वारा। किसके द्वारा थोपते हैं बताओ? किसके द्वारा? वैल्यू के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? थर्ड होगा, वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुसंधानकर्ता की संदेहास्पद ईमानदारी तथा उपयोग की गई शोध प्रविधि की नैतिकता का परिणाम है, क्या होगा? रिलायबल होगा, लॉजिकल होगा, अनरिलायबल होगा, या फिर असंवैधानिक होगा? क्या होगा? अनरिलायबल होगा। भाई क्या कह रहा है कि अनुसंधानकर्ता की संदेहास्पद ईमानदारी तथा, भाई इसको संदेह ईमानदारी पर यार, और उपयोग की गई शोध प्रविधि की नैतिकता का परिणाम, सीधी सी बात है, अनरिलायबल होगा यार। क्वेश्चन नंबर 13, उपकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, हाइपोथेसिस की बात कर रहा है, तो क्या होता है? टेंटेटिव आंसर होता है, नहीं होता? आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा? एक ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक प्राकल्पना की आवश्यक प्रकृति निम्न में से कौन सी होनी चाहिए? क्या होती है? एक प्राकल्पना कैसी होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए, ताकि उसको जांचा जा सके। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। ठीक है, क्या होगा? सॉरी, एक प्राकल्पना की आवश्यक प्रकृति, एक प्राकल्पना की आवश्यक प्रकृति निम्न में से कौन सी होनी चाहिए? एम्पेरिकल होनी चाहिए भाई, आनुभविक होनी चाहिए। जस्ट ए सेकंड, मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, रीचेक करने के बाद पता चला भाई, मैंने बुक में दोबारा से देखा है, जो आपका जो सोशल मेथड्स इन सोशल रिसर्च वाली जो बुक है ना, हरिकृष्ण रावत साहब की, वहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट दे रखा है, जो एक अच्छी प्राकल्पना के जो स्रोत बता रखे हैं उसमें बता रखा है कि भाई हाँ, एम्पेरिकल रिफरेंट, हाँ ठीक है, होना चाहिए, और स्पेसिफिसिटी भी होनी चाहिए, अवधारणात्मक स्पष्टता, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। तो वहाँ पे सेम दे रखा है, कौन सा होना चाहिए? एक प्राकल्पना का आवश्यक प्रकृति कैसी होनी चाहिए? एम्पेरिकल होनी चाहिए। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा थर्ड। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? हाँ, 15वां, प्राकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक प्रक्रिया है, क्या है? मेकिंग हाइपोथेसिस इज ए क्रिएटिव एक्ट, किसने कहा है? किसने कहा है? गुडे एंड हॉट ने, या फिर एन कैंपबेल ने, या फिर मेल्विन मेल्विन एच मार्क्स ने, या फिर किसने कहा है? गुडे एंड हॉट ने। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन मैंने देखा है सृजनात्मक क्रिया का, लेकिन मुझे नहीं पाया है। मैंने आरपीएससी के आंसर की से चेक करा है, तो आरपीएससी के आंसर की ने एक पहला दे रखा है। ओके, क्रॉस चेक करने पर मुझे इसका आंसर और मिल रहा है। अगर आपको कहीं इसका आंसर मिलता है तो मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करना है इसका सोर्स के साथ में। ओके, अभी आरपीएससी के आंसर की के अनुसार इसका एक मान के चलते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रश्नों की वह तालिका जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों का उत्तर भरता है, क्या कहलाता है यार? ये तो आप बता ही सकते हो, तो इजी है, क्या कहलाता है? इंटरव्यू शेड्यूल होता है यार ये। क्वेश्चन नंबर 17, अनुसंधान प्रारूप के अर्थ का संबंध किससे है? देखो क्या कह रहा है, रिसर्च डिजाइन की बात कर रहा है। ठीक है,
रिसर्च डिजाइन की बात कर रहा है, किस अर्थ के संबंध में कौन सा सही है, तो बताओ कौन सा सही हो सकता है। एक रूपरेखा तैयार करना, बात सीधी साफ है यार। एक तो आंसर क्या होगा इसका, पहला, एक रूपरेखा तैयार करना, ड्राइंग एंड आउटलाइन। क्वेश्चन नंबर 18 है, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉलेज विद्यार्थियों में एल्कोहल का हाँ विभिन्न वर्षों में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्रश्न का उदाहरण है। एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी या फिर एक्सपेरिमेंटल। बताओ कौन सा होगा। डिस्क्रिप्टिव होगा ना यार, वर्णनात्मक होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, अन्वेषणात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन के बारे में बात कर रहा है। बताओ कौन सा सही होगा इसमें से। तो देखो, शोध का संबंध कारणों से होता है, प्रघटना को, स्थितियों को वर्णन करना या फिर मुद्दे के बारे में शोधकर्ता को सीमित ज्ञान। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, तीसरा, मुद्दे के बारे में शोधकर्ता को सीमित ज्ञान होना यार। ठीक है, तभी तो ना वो एक्सप्लोरेटरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, समाजशास्त्री शोध में प्रयोगात्मक प्रवचना के अग्रणी एवं आधिकारिक कौन है। भाई किसने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में सबसे ज्यादा कौन कौन काम करा है, तो स्टुअर्ट चैपल ने काम करा है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसमें निदर्शन चयन पक्षपात होगा। सैंपलिंग राइज में भाई, सैंपलिंग सिलेक्शन में सबसे ज्यादा पक्षपात कहाँ होगा। यदि निदर्शन दैवयोग विधि से हो, यदि संपूर्ण जनसंख्या सम्मिलित हो, यदि जनसंख्या के सभी भाग सहयोग करें, यदि निदर्शन गैर दैवयोग विधि से किया गया हो, इफ ए सैंपल इज डन बाई नॉन रैंडम मेथड। ठीक है, यही तो होता है ना भाई। क्या होता है, एक तो रैंडम सैम्पलिंग होती है, एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में सबसे ज़्यादा बायस्ड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में तो भाई सबके आने के चांसेस होते हैं ना ज़्यादा। तो इसको 21 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, यदि निरसन गैर देवयुग विधि से किया गया हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी देख लो। डाटा, जस्ट सेकेंड, हाँ, करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। डाटा कैसे होता है भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर डाटा प्रोसेसिंग करते हैं, फिर डाटा का एनालाइज करते हैं। 22 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से उपकल्पना के लिए क्या सही नहीं है। उपकल्पना रेशनल होनी चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, वेरीफाइड स्टेटमेंट होना चाहिए या फिर टेंटेटिव। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेरीफाइड स्टेटमेंट। क्या सही नहीं है, वेरीफाइड थोड़ी ना होता है यार, टेंटेटिव होता है, रेशनल होता है, एक्सप्लेनेटरी होता है, वेरीफाइड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24, एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या की बात कर रहा है, तो कौन से सर्वाधिक उपयुक्त है, बताओ इसमें से। प्रश्नावली, क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत नहीं है। कौन सा नहीं है, हाइपोथेसिस, ये तो टूल है। हाइपोथेसिस क्या है, ये तो प्रोसेस है। बाकी क्वेश्चन आयर, इंटरव्यू शेड्यूल, ये क्या है, ये टूल है। आंसर क्या होगा उसका, 4 होगा। इनमें से कौन सा तथ्य संकलन का प्राथमिक नहीं है, तो आंसर क्या होगा उसका, 4 होगा। 25 का आंसर क्या है, 4। 26 क्या कह रहे हैं, आवश्यकता अनुसार जब चाहे कौन निदर्शन में उप निदर्शन लिया जा सकता है। जब नीड हो तब भाई सैंपलिंग में से एक छोटा सा हम सैंपलिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, मास्टर सैंपल ऐसा होता है। क्या होता है, मास्टर सैंपल होता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26, समस्त इकाइयों तत्वों की संपूर्ण सूची जिसमें से निदर्शन लिया गया हो क्या कहलाता है। सैंपलिंग यूनिट या फिर सैंपलिंग फ्रेम या फिर यूनिवर्स या फिर सैंपल फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो समग्र में से। आंसर क्या होगा इसका, 3rd होगा। ठीक है, समस्त इकाई तत्वों की संपूर्ण सूची जिसमें निदर्शन लिया गया, तो टोटली तो होगा ना। क्वेश्चन नंबर 28, हॉलोकॉस्ट पैराडाइम की बात कौन करता है, बताओ। जॉन फ्रैंक लोटार्ड, जॉर्ज रिचर्ड, जिगमेंट वोमा या फिर रॉबर्ट मिशेल। कौन करता है, सबको पता होना चाहिए। जिगमेंट वोमा साहब बात करते हैं हॉलोकॉस्ट पैराडाइम के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, याद करना है इस क्वेश्चन को, हॉलोकॉस्ट पैराडाइम। क्वेश्चन नंबर 29, अवलोकन में तथ्य संकलन का मुख्य साधन क्या है। अवलोकन में क्या है, नोज है, आइज है, ईयर्स है, टंग है। आइज होंगी यार, सीधी सी बात है, आंखें होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सहभागी अवलोकन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। सहभागी, परिस्थितियों में अध्ययन, ढीला संगठन, नियमों की पालना या फिर अवलोकनकर्ता की स्वयं भागीदारी। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा यार, खुद ही तो करेगा ना अवलोकन जाके वो सहभागी अवलोकन में, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, नियो फंक्शनलिज्म किसने डेवलप करा है। मेलिनोस्की, ब्राउन, अलेक्जेंडर कोजर, अलेक्जेंडर कोलोमी। आंसर क्या होगा इसका, 3rd होगा, अलेक्जेंडर एंड कोलोमी साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, साक्षात्कारकर्ता के लिए साक्षात्कार की निरंतरता हेतु कौन सी समय सीमा नहीं होती। इस प्रकार के साक्षात्कार को क्या कहा जाता है। भाई जब इंटरव्यूअर होता है, जब इंटरव्यू लेने जाता है, तो उसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती, कोई समय सीमा। ऐसा इंटरव्यू क्या, कौन सा इंटरव्यू कहलाता है, अनस्ट्रक्चर्ड
यूनिक, इंडिविजुअल या फिर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इंटरव्यू? क्या होना चाहिए बताओ भाई? अनस्ट्रक्चर्ड होगा, सीधी सी बात है, जो पहले से फिक्स ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर, जैसे अभी आपके इसने अक्षय कुमार ने लिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का कि सर आम कैसे खाते हो, चूसते हो, धोखे खाते हो, है ना? तो वो क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। बात समझ रहे हो? अब केंद्रीय साक्षात्कार में किसने लिया था सबसे पहले? मार्क मर्टन का कॉन्सेप्ट था। तो सभी उत्तरदाताओं में निम्न में से क्या एक समान होना चाहिए, ये पूछ रहा है वो। बताओ क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। कॉमन एज ग्रुप, कॉमन एजुकेशन, कॉमन रेजिडेंस या फिर कॉमन एक्सपीरियंस? 33 का आंसर क्या होगा इसका? कॉमन एक्सपीरियंस होने चाहिए। ठीक है, याद रखना इसको। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? एक अनुसूची के लिए निम्न में से क्या सही है? यह साक्षरों की, देखो ये तुम्हारी ना अभी थोड़े से रिसर्च के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये ना ब्रॉड डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग होगी आपके अंदर ये रिसर्च वाले क्वेश्चन करने के बाद में, वहाँ गलत नहीं होगा। और कई सारे क्वेश्चन का चंक आता है जीडीसी में रिसर्च वाले पोर्शन में से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 34 क्या कह रहा है? अनुसूची में कौन सा सही नहीं है, साक्षरों के लिए उपयोगी नहीं है? अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं, उत्तरदाता द्वारा उत्तर स्वयं भरे जाते हैं, या उन उत्तरदाताओं के लिए अनुपयोगी जो छोटे क्षेत्रों में बसते हैं? बताओ क्या आंसर होगा इसका? अरे सीधी सी बात है यार, अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर खुद रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक प्रश्नावली जो अनुसूची का विषय के विशिष्ट पहलू के बारे में सूचना उपलब्ध करवाता है। क्या है? विशिष्ट पहलू के बारे में। उसे कौन सा क्वेश्चन कहते हैं प्रश्नावली में? तो कौन सा कहते हैं? प्राइमरी क्वेश्चन है यार, विशिष्ट के बारे में बात कर रहा है वो, द्वितीय टर्सरी कुछ नहीं होता। ठीक है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट मेक्स यू हैप्पी इन योर लाइफ? ये कैसे प्रकार का क्वेश्चन है? आपके जीवन में किससे प्रसन्नता मिलती है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है या फिर डिफिकल्ट है? यार तीसरा होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा है? 37, निम्न में से कौन सा प्रश्न सुझावात्मक प्रश्न कहा जाता है? ठीक है, सजेस्टिव क्वेश्चन का कैसा कौन सा रूप होता है? आपके परिवार की प्रकृति क्या है? क्या आप प्रतिदिन टीवी देखते हैं? क्या आप सहमत है कि निर्धन की सहायता की जानी चाहिए? सुझाव दे रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या है उसका? थर्ड होगा। ओके, 37 का आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी बात प्रश्नावली के लिए सही है? प्रश्नावली कम खर्चीली होती है भाई, ये याद रखना। 38 का आंसर क्या होगा इसका? सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सामाजिक विज्ञान में एकल, सोशल साइंस में केस स्टडी किसने मेंशन करी थी? हर्बर्ट स्पेंसर, विलियम हीले, ऑस्कर लुईस या फ्रेडरिक लीपले? आंसर क्या होगा इसका? फ्रेडरिक लीपले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, केस, जस्ट सेकंड, हाँ, शोध शोध के उद्देश्यों में केस डाटा परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्री सामग्री है, किसका कथन है? थॉमस जैन की, पीवी यंग, एन स्मिथ? याद करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आंसर आंसर होगा? थॉमस एंड जैन की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसकी परिभाषा है? शोध के उद्देश्यों की केस स्टडी के बारे में कि परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्री सामग्री है। केस डाटा जो होता है, क्या बोला है थॉमस एंड नैनकी ने कि भाई ये क्या होता है? परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्री सामग्री है। ठीक है, याद करना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्राप्त न होना किस पद्धति की मुख्य समस्या है? यार क्वेश्चन आयर की प्रश्नावली की लोग नहीं देते उत्तर, तो हमें सहगामी और अनुगामी पत्र लगाने पड़ते हैं। याद रखना इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? उसका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक मादक द्रव्य वसनी का केस किस प्रकार के एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है? सिचुएशनल, ओरल हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशनल, हिस्टोरिकल? बताओ कौन से? अच्छा क्वेश्चन है बहुत। एक मादक द्रव्य वसनी का केस किस प्रकार के एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है? किस प्रकार के एकल अध्ययन के आता है भाई? ओरल हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाशित पाठ से एक आलेख, पुस्तक, समाचार पत्र, जर्नल इत्यादि से हो, उसका मात्रात्मक गुणात्मक विश्लेषण क्या कहलाता है भाई? कंटेंट एनालाइज कहलाता है। क्या कहलाता है? कंटेंट एनालाइज कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? उसका थर्ड होगा, विषय वस्तु विश्लेषण विधि। चलो, अब क्या है? इन विच 1919 हु वाज अपॉइंटेड ए फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी? कौन है बॉम्बे में? सर पैट्रिक गिट्स होंगे आंसर, सीधी सी बात है। 44 का आंसर क्या होगा? इसका थर्ड होगा। 45, एम एन श्रीनिवास की सामाजिक परिवर्तन के विषय में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया? आंसर क्या होगा? इसका पहला होगा। ठीक है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन तो योगेंद्र सिंह की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, सोशियोलॉजी एट क्रॉस रोड किसकी बुक है? टी एस मार्शल की, योगेंद्र सिंह की, या फिर टी के उम्मन की, या फिर मार्स वुल्फ की? आंसर क्या होगा? टी एच मार्शल की। ठीक है, याद रखना, सोशियोलॉजी एट क्रॉस रोड्स किसकी बुक है? टी एस मार्शल की। आंसर क्या होगा? उसका पहला होगा।
47 इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी किसके अध्यक्ष है? जीएच घुरिये हैं। कब स्थापना करी गई? 1952 में। याद रखना इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 48। इनिशियली प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स स्टार्टेड हिज सोशियोलॉजिकल स्टडीज ऑन व्हाट? प्रारंभ में पैट्रिक गिट्स ने अपने समाजशास्त्री अध्ययन का विषय क्षेत्र कौन सा था? आंसर होगा इसमें सोशल लाइफ था और उनका एनवायरनमेंट था। ए होगा आंसर, सामाजिक जीवन होगा और पर्यावरण होगा। याद रखना इसको, इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। भारत में समाजशास्त्र के विस्तार का वास्तविक दौर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? क्या कह रहा है? भारत में समाजशास्त्र के विस्तार का वास्तविक दौर कब प्रारंभ हुआ, ये बताओ मुझे। अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, याद रखना। कब हुआ? अब मुझे बताओ कि समाजशास्त्री परिषद की स्थापना घुरिये ने कब की? 1952 में। तो वहीं से वास्तविक दौर शुरू होता है। आंसर क्या होगा इसका? थर्ड होगा, 1952। ओके। क्वेश्चन नंबर 50। फील्ड वर्कर एंड द फील्ड पुस्तक किसकी है? श्रीनिवासन शाह, रामास्वामी, प्रदीप कुमार बोस, एलन ब्रैमन या फिर जॉन मेज? क्या होगा इसका आंसर बताओ? श्रीनिवासन साहब और रामास्वामी की बुक है फील्ड वर्कर एंड द फील्ड। याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 51। जीएच घुरिये ने कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया? WHR रिवर्स से। ये बेसिक क्वेश्चन उठा के पूछ लिए, लेकिन फिर दिक्कत होती है जब बेसिक्स हम छोड़ देते हैं। तो 51 में आंसर क्या होगा? जीएच घुरिये किसके प्रशिक्षण प्राप्त करा? कैम्ब्रिज में जाके। तो WHR रिवर्स में, ठीक है। ये बोटी वाली जो बुक है ना आपकी, SL2CP सीजन की, वहां पर सही से पढ़ना है इस बात को। और आपके BK नागला में भी लिखा हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से कौन सा एक ल्यू ड्यूमो के समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान से सही नहीं है? योगदान, ल्यू ड्यूमो का योगदान पूछ रहा है। नेचर इन कास्ट हायरार्की, थ्योरी ऑफ हायरार्की, प्योर एंड इम्प्योर, कंपैरिजन ऑफ सिविलाइजेशन, प्रिमिटिव सोशल स्ट्रक्चर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करा है भाई इसने। तो प्रिमिटिव सोशल स्ट्रक्चर के बारे में ल्यू ड्यूमो बात नहीं करते हैं, सभ्यताओं की तुलना कर लेते हैं, संस्करण का सिद्धांत भी दे देते हैं, जाति संस्करण की प्रकृति। इसमें एक नया चीज क्या है ऐड करिए, सिविलाइजेशन को भी इन्होंने कंपेरिजन कर लिया है। क्या नहीं करा है इसने, किस पे काम नहीं करा है? प्रिमिटिव सोशल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। याद रखना है इस बात को। क्वेश्चन नंबर 53। जस्ट ए सेकंड, ठीक है। अब जीएस घुरिये का फिर से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उन्होंने कभी भी भारतीय उपकामों पर जोर नहीं दिया, सही की बात पूछ रहा है। वह सिद्धांत और पद्धति के प्रयोग में कट्टर थे। उन्होंने गांव कस्बा समुदाय का अध्ययन किया है। उन्होंने क्षेत्रीय कार्य का भी आग्रह नहीं करा। तो आंसर क्या होगा 53 का? 53 होगा भाई। गांव का भी अध्ययन, कस्बा समुदाय का अध्ययन किया उन्होंने। महाराष्ट्र में लौनी का अध्ययन कराया उन्होंने, कोली का जनजाति का अध्ययन कराया उन्होंने जाके। क्वेश्चन नंबर 54। जनजाति कुछ नहीं है बल्कि पिछड़ी हुई है, किसने कहा? ये भी बात जीएस घुरिये साहब ने कही है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर डी होगा। 55। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच इन स्टडी? डी कोसाम्बी, ल्यू ड्यूमोंट, एसी दुबे, AR देसाई। ठीक है। संरचनात्मक प्रकारवाद का किसने करा है? बताओ किसने करा है? तो एसी दुबे ने तो करा है ना संरचनात्मक प्रकारवाद का उपयोग। ल्यू ड्यूमो तो इंडोलॉजिस्ट है, ठीक है। DD कोसाम्बी हिस्टोरियन है, AR देसाई मार्क्सिस्ट है। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, मैरिज एंड फैमिली एंड मैसूर किसकी बुक है? MN श्रीनिवासन की बुक है। ओके, 4 होगा इसका आंसर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57। एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री ल्यू ड्यूमो किस देश के थे? फ्रांस के थे। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है, पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा अध्ययन क्षेत्र ऐसी दुबे से संबंधित है? कहाँ करा? समीरपेट में करा, आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 59। MN श्रीनिवासन ऑन कास्ट एंड रिलीजन हाईलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? MN श्रीनिवासन ने जाति और धर्म के अध्ययन में कौन से पहलू पर जोर दिया? सैद्धांतिक अवधारणा, संरचनात्मक प्रकारवाद, संघर्ष सहयोग, परंपरा, आधुनिकता। क्वेश्चन नंबर 59। बताओ आंसर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चरल फंक्शनल संरचनात्मक प्रकारवादी हैं भाई ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 60। ईगल मॉडल किसका है? ईगल मॉडल पार्सन का है। क्वेश्चन नंबर 61। MN श्रीनिवासन द्वारा प्रतिपादित वो अवधारणा जो भारतीय संस्कृति की व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाती है, कौन है? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, सार्वभौमिकरण। अरे आंसर पहला हो गया, इन्हीं की पहली, बाकी तीनों इनकी है ही नहीं, ठीक। आंसर क्या है उसका? पहला, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। 62। होमो हायरार्की किसकी बुक है? ल्यू ड्यूमोंट की बुक है। ये रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द सर्च ऑफ अल्टरनेटिव पैराडाइम। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, क्वेश्चन सच में ही अच्छा है। बताओ किसकी बुक है ये? किसकी बुक है? एसी दुबे की, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम। ये क्वेश्चन लिख लेना, कहीं जाके मेंशन कर लेना, आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या है? एसी दुबे, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट
द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम। क्वेश्चन नंबर 64, इंडिया सोशियोलॉजी की रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन बुक किसकी है? बताओ किसकी है? इसकी है टी.के. उम्मन एंड पी.एन. मुखर्जी, इसकी बुक है। देखो टी.के. उम्मन, आंद्रे बैते, इनका इस बार ही निधन हुआ है, तो उम्मीद है 4 से 5 क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं, 2-2 क्वेश्चन इनसे पूछ सकता है और पूछेगा ही भाई, क्योंकि फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं ये दोनों लोग। बहुत काम करा है इन्होंने, बहुत योगदान है इंडियन सोशियोलॉजी में। ठीक, तो इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन किसकी बुक है? टी.के. उम्मन एंड पी.एन. मुखर्जी की, याद रखना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? बी.आर. अम्बेडकर साहब ने करी थी, याद रखना इस बात को। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, डीपी मुखर्जी इज सोशल साइंटिस्ट ऑफ मार्क्सिज्म, प्रेफर टू कॉल हिम। डीपी मुखर्जी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे? मार्क्सोलॉजिस्ट। ठीक है, नॉट ए मार्क्सिस्ट। वो परंपराओं को भी साथ लेके चलना चाहते थे, इसीलिए तो क्या कहते थे भाई, मैं मार्क्सोलॉजिस्ट हूँ। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डीपी मुखर्जी? डीपी मुखर्जी के लिए क्या सही है? वह एक सांस्कृतिक शास्त्री नहीं थे, वह एक सामाजिक दार्शनिक नहीं थे, वह एक सर्वेक्षण से जुड़े नहीं थे, वह एक आराम कुर्सी सामाजिक आलोचक नहीं थे। क्या होगा इसका आंसर? ही डिड नॉट इन्वॉल्व इन सर्वे, वो सर्वेक्षण से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, याद रखना आंसर होगा। देखो ये कौन डीप पूछ लिया है उसने, डीपी मुखर्जी क्वेश्चन, वो सर्वेक्षण से जुड़े नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, लखनऊ में डीपी मुखर्जी के समकालीन कौन थे? लखनऊ में, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। डीपी मुखर्जी कौन थे? राधा कमल मुखर्जी साहब थे भाई, और डी.एन. मजूमदार थे, ये लोग साथ ही तो थे लखनऊ में। तो कौन है? राधा कमल मुखर्जी और डी.एन. मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से अकेले किसने समान रूप से भारतीय सामाजिक संरचना और प्रक्रियाओं के अध्ययन में मार्क्सवादी विधियों को लागू? कौन कौन है भाई? ए.आर. देसाई दिख रहे हैं ना आपको, तो ए.आर. देसाई है आंसर इसका, 69 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, ए.आर. देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्म कांड कहाँ से उत्पन्न होता है और कहाँ से विकसित होता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धर्म, मार्क्स की तरह सोचो, कहाँ से काम कर रहे हैं? ये अर्थशास्त्र में है भाई, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 71, ए.आर. देसाई के दृष्टिकोण में भारतीय राष्ट्रवाद को इस परिप्रेक्ष्य से विश्लेषित किया गया है? द्वंद्वात्मक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, नीति संबंधी। क्या होगा इसका आंसर? डायलेक्टिकल यार, सेकंड आंसर होगा इसका। रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में नातेदारी परिवार संरचना में परिवर्तन सीमा को मापने के लिए किस विधि शास्त्र का उपयोग? रामकृष्ण, न कि राधा कमल मुखर्जी। क्या कह रहा है? रामकृष्ण मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में नातेदारी और परिवार का तो अध्ययन किया, लेकिन उसके लिए कौन सी उन्होंने विधि अपनाई? गुणात्मक अपनाई, मात्रात्मक अपनाई, तुलनात्मक अपनाई या प्रकारात्मक अपनाई? बताओ कौन सा अपनाई उन्होंने? मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, याद रखना। आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है? रूरल सोसाइटी, द राइज ऑफ फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, सोशल वैल्यूज। क्या होगा इसका आंसर? सोशल वैल्यूज। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी बात नहीं करते सोशल वैल्यूज के बारे में, कौन बात करता है? राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 74, अकॉर्डिंग टू इरावती कार्वे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन पिलर ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर? देखो उन्होंने 3 प्रकार के वो बताए हैं इंडियन सोसाइटी में, कौन कौन से जरा मुझे बताओ। आंसर क्या होगा इसका? न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती, कास्ट सिस्टम होता है, जॉइंट फैमिली होती है, रूरल कम्युनिटी होती है, जाति व्यवस्था होती है, संयुक्त परिवार होता है और ग्रामीण समुदाय होता है। न्यूक्लियर फैमिली इन्होंने नहीं बताई है, आंसर क्या होगा इसका? थर्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि सदैव एक उत्साह समूह भरा रहता है, हर समय वहाँ कुछ रुचिकर होता रहता है। किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो इरावती कार्वे ने इरावती कार्वे की परिभाषा है जॉइंट फैमिली की, एक जो हम हमेशा पढ़ते हैं कि सामान्य छत होगी, कॉमन रेजिडेंस होगा। ठीक है, दूसरी परिभाषा ये भी है कि एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि सदैव एक उत्साहित समूह रहता है। ठीक है, ये जॉइंट फैमिली डैश इज ऑलवेज ठीक है, एक्साइटिंग ग्रुप, एक्साइटिंग ग्रुप से याद रखना। किसका है? इरावती कार्वे मैम का है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 66, which of the author of the book The Family in India Critical Essay? क्या होगा इसका आंसर? एम एस राव, बी एस वावस्कर, अंद्रे बैतले या फिर ए एम शाह? द फैमिली इन इंडिया किसकी बुक है? ए एम शाह की बुक है, याद रखना। ठीक है, याद रखना है इस बुक को, सिंगल ही हैंडेड पूछा है उन्होंने आयोग ने। द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसे, तो ए एम शाह की बुक है। नातेदारी संरचना, इसके जाल संबोधन संगठन का अध्ययन किसके द्वारा नहीं किया जाता है? नातेदारी का अध्ययन किसने? लीला दुबे, इरावती कार्वे, एन आर सेठ या फिर टी एन मदान? बताओ 77 का आंसर क्या होगा उसका? अरे यार एन आर सेठ हैं, ये तो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी पे काम करा है, जबकि मदान, लीला दुबे, इरावती कार्वे ने काम करा है इस पर।
क्वेश्चन नंबर 78, सबऑल्टर्न हिस्ट्री कौन बात करता है? रणजीत गुहा, ललिया दुबे, मालविन हैरिसा, के एल शर्मा। रंजीत गुहा बात करते हैं, ठीक है। 78 का आंसर क्या होगा उसका? पहला होगा। 79, नव मार्क्सवादी में किसका प्रतिनिधित्व कर? फ्रैंकफर्ट, ब्रिटिश, फ्रेंच, शिकागो। नहीं, नव मार्क्सवादी कहाँ से जुड़े हैं? फ्रैंकफर्ट से जुड़े हैं भाई, याद रखना। और फ्रैंकफर्ट के 3-4 वैज्ञानिकों के नाम याद रखना। जे और हेबरमॉस हुआ है, हर्बर्ट मार्क्यूस हुए, थियोडोर एर्डोन ने हुआ, याद रखना इन सबको। नव मार्क्सवादी फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित रहे हैं, ठीक है। 79 का आंसर क्या होगा? पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 80, एन के बॉस हैज रिटन विच अथॉरिटी ऑन सब्जेक्ट दैट वाज वेरी डियर टू हिज हार्ट। एन के बॉस ने आधिकारिक रूप से एक विषय पर लिखा जो कि अपने हृदय से बहुत प्रिय था। वो क्या कहते हैं? भारत में जाति, मंदिर शिल्प, हिंदू धर्म या शास्त्रीय संगीत। क्या आंसर होगा इसका? भाई टेम्पल आर्किटेक्ट के बारे में बात करते हैं। एन के बॉस ने आधिकारिक रूप से एक विषय पर लिखा है जो कि उनकी हृदय से बहुत प्रिय थे। ये क्वेश्चन आरपीएससी ऐसे पूछता है। ये क्वेश्चन मुझे पता है जीडीसी में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का कोई मकाम ही नहीं है, लेकिन आरपीएससी पूछता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, मानव शास्त्री जर्नल जो कि लगभग अकेले एन के बोस द्वारा संपादित किया गया, द ट्राइब ट्राइबल रिसर्च बुलेटिन मेन इन इंडिया कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एन के बोस ने जो एडिट किया था मानव शास्त्री जर्नल, एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल, कौन सा था? मेन इन इंडिया, ठीक है। 81 का आंसर क्या होगा? 3, मेन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है, क्या है? इनके बॉस ने जिस उपागम का कौन सा अपनाया? फंक्शनल अप्रोच ऑफ मेलिनोव्स्की, फंक्शनल रेडिकल ब्राउन। कितना सही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने 82 वाला, और ये काम का भी है। इनके बॉस ने किसका अप्रोच अपनाया? मेलिनोव्स्की का प्रकारात्मक उपागम अपनाया था, याद रखना है इसको। 82 का आंसर क्या होगा? उसका 4 होगा। ओके। 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सुरजीत सिन्हा। सुरजीत सिन्हा के लिए क्या क्या? भूमि जनजाति पर बस्ती क्षेत्र का जुआंग जनजाति। किस पे काम करा है सुरजीत सिन्हा साहब ने? तो इस पे भूमि जनजाति पर, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। सुरजीत सिन्हा ने किस पे काम करा है? भूमि जनजाति पर बस्ती क्षेत्रीय काम करा है। ओके। एन के बोस ने कहाँ काम करा है? उड़ीसा की जुआंग जनजाति पर। एन के बोस ने कहाँ काम करा है? जुआंग जनजाति पर। और भूमि पर किसने काम करा है? सुरजीत सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 84, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज नॉट डील बाई सुरजीत सिन्हा इज इन एनालिसिस। भाई सुरजीत सिन्हा ने किस पे काम नहीं करा है? वो ये पूछ रहा है। ट्राइब्स पर काम नहीं करा, फैमिली पर काम नहीं करा, कास्ट पर काम नहीं करा, पर पीजेंट पर काम नहीं करा। कहाँ नहीं? अरे फैमिली पर नहीं काम करा यार उन्होंने, ट्राइब पर, कास्ट, पीजेंट पर, सब पे काम करा है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन एक विनिमय का प्रकार लेवी स्ट्रॉस द्वारा अपने अध्ययन में नहीं पाया गया? 3 प्रकार के क्या बताएं लेवी स्ट्रॉस आपने विनिमय बताए हैं, तो आंसर इसमें से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ लैंड नहीं होता, भूमि का विनिमय नहीं होता, संदेशों का होता है, दिन प्रतिदिन की वस्तुओं का होता है, समूह के स्त्रियों का भी होता है, याद रखना। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। लेवी स्ट्रॉस की थ्योरी के बारे में पता है कि भाई स्त्रियों का भी विनिमय वहाँ होता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ लैंड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 86, बी आर अम्बेडकर गेव ए मंत्र एजुकेट ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। 3 मंत्र दिए थे उन्होंने कि भाई एजुकेट, ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेट, ठीक है। तो 86 का आंसर क्या होगा उसका? सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 87, हु डिड अम्बेडकर व्यू लिबर्टी। क्या है अम्बेडकर का स्वाधीनता के प्रति दृष्टिकोण क्या था? यह उपहार स्वरूप प्राप्त होता है? नहीं। दूसरों के आशीर्वाद से? नहीं। ये शांति से अर्जित की जा सकती है? ये स्वयं के संघर्ष और कार्य के अर्जित तरीके से की जा सकती है? बताओ क्या होगा भाई? 4 होगा इसका आंसर। यह स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा पहलू अम्बेडकर की विचारधारा से मेल नहीं खाता है? कर्मकांड का महत्व, दलित स्वाधीनता, जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट करना, गौतम बुद्ध से सहमति। बताओ क्या आंसर होगा इसका 88 का? 88 का आंसर होगा पहला। कर्मकांड का महत्व थोड़ी ना बात करते हैं वो, सिग्निफिकेंस और बोलो कुछ नहीं होता है, बेकार है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किसका संबंध डेविड हार्डीमैन से? सबॉल्टर्न से है यार, सीधी सी बात है, ठीक है। अभी सबॉल्टर्न तो इसमें दे नहीं रखा है, तो क्या होगा इसमें? फीडिंग, हाँ। किसका संबंध डेविड हार्डमैन से? अब वो नहीं पूछा है इन्होंने, बेस नहीं पूछा है। फीडिंग द बनिया कहाँ? गुजरात में, देवी आंदोलन में। इनकी बुक का नाम है फीडिंग द बनिया। आंसर क्या होगा इसका? थर्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, लो आ ही गया। दक्षिण गुजरात के देवी आंदोलन का संबंध किससे नहीं है? हिंसा, शांति, जनजाति, समाज सुधार। बताओ किससे नहीं है? पहला, हिंसा थोड़ी ना हुई थी वहाँ। क्वेश्चन नंबर 91, हार्डीमैन एक समाजशास्त्री संवेदनशील इतिहासकार है, उनका विशेषीकरण क्या है? प्राचीन भारत इतिहास में है, यूरोप के इतिहास में है, माथा अध्ययन है, सबॉल्टर्न अध्ययन की बात करते हैं। ओके। क्वेश्चन 93 का आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। कोई भी समाजशास्त्री सिद्धांत यह एक विधवा के इतिहास के इतना
अधिक केंद्रित नहीं रहा जितना कि, क्या कह रहा है, कोई भी समाजशास्त्री सिद्धांत विद्या के इतिहास में इतना अधिक केंद्रित नहीं रहा जितना कि नो सिंगल सोशोलॉजिकल थ्योरी इन हिस्ट्री ऑफ डिसिप्लिन की बात कर रहा है। ओके, इसी से आंसर हमारा निकल आएगा, क्या होगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। ओके, दोबारा से पढ़ो, नो सिंगल सोशोलॉजिकल थ्योरी इज हिस्ट्री ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फोकस्ड एज मच इंटरेस्टेड। कोई भी समाजशास्त्री सिद्धांत एक विद्या के इतिहास में इतना अधिक केंद्रित नहीं रहा। सबसे ज्यादा सोशोलॉजी किस पे केंद्रित रही है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे तो रही है। ये तो नई नई चीजें हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमेनोलॉजी, एथनोमेट्रोलॉजी, सबसे ज्यादा कहा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे काम करा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, कॉन्सेप्ट और ब्रॉड करेगा। क्वेश्चन नंबर 93, मर्टन के अनुसार समाज की प्रकारात्मक एकता किस प्रकार के समाज के लिए सही हो सकती है, किस प्रकार के लिए समाज के लिए सही हो सकती है, तो प्रिमिटिव के लिए समाज की प्रकारात्मक एकता, फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, 94, मर्टन का प्रकारात्मक विश्लेषण पैराडाइमिक निर्देशक रूप में है जो एकीकरण किसका करता है, सिद्धांत अनुसंधान का, सामाजिक व्यवस्था का, थ्योरी एंड रिसर्च का, सोशल सिस्टम का, कल्चर का, ग्रुप्स का। बताओ किसका करता है, अरे यार किसका करता है, थ्योरी एंड रिसर्च का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, ए टर्म डिफाइंड बाय मर्टन द्वारा परिभाषित एक शब्दावली वे अवलोकित परिणाम जो दी गई व्यवस्था अनुकूलन अथवा व्यवस्था, तो किसकी परिभाषा है, किसकी परिभाषा, मैनिफेस्ट फंक्शन की यार, सीधी सी बात है, नॉन फंक्शन, डाई फंक्शन या फिर फंक्शन। वे अवलोकित परिणाम जो हमें पता है कि इससे ये परिणाम निकलने वाले होते हैं। ठीक है, तो क्या है वो, किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन की, ये फंक्शन की परिभाषा है, याद रखना। आंसर क्या है उसका, 95 का 4 आंसर होगा। ओके, ना कि पहला आंसर होगा। दोबारा से पढ़ देता हूं मैं कि मर्टन द्वारा परिभाषित एक शब्दावली वे अवलोकित परिणाम जो दी गई व्यवस्था में अनुकूलन मतलब व्यवस्थापन करते हैं, क्या होगा इसका आंसर, फंक्शन होगा। ठीक है, 96, हाँ 96, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी बुक है, ये तो इजी है, बताओ किसकी है, डॉक्टर पार्सन की, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ माइकल फोकाल्ट, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस, सिविलाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ टॉक, तीन होगा, फॉर्म्स ऑफ टॉक पे इन्होंने बात नहीं करी है। क्वेश्चन नंबर 98, पार्सन्स के अनुसार एक व्यवस्था में 4 पूर्व आवश्यकताएं होती हैं, 4 प्री रिक्वेस्ट होती हैं, सबको पता है, इनमें से कौन से पार्सन ने सम्मिलित नहीं करी, एडेप्शन, लेटेंसी, गोल अटेनमेंट, लेकिन इंस्टीट्यूशन नहीं होते। 98 का आंसर क्या होगा उसका, सेकंड होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 99, क्या कह रहा है कि पार्सन जनरल थ्योरी ऑफ सिस्टम रिकॉग्नाइज 4 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, अभी तो करा है ये वाला। 99 में 4 प्रकार के इन्होंने क्या बताएं, सोशल सिस्टम्स बताएं। 99 में अब बताओ कौन सा आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, सोशल सिस्टम बताया, कल्चरली बताया, पॉलिटिकली बताया, इकोनॉमिक नहीं बताया, कौन सा नहीं बताया, इकोनॉमिक इन्होंने नहीं बताया, आंसर क्या होगा इसका, इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कौन है यार, लेवी स्ट्रॉस है, फर्नांडिस डी सोसोर है, कार्ल मार्क्स है, माइकल फोकाल्ट है, बताओ कौन होगा, आंसर क्या होगा इसका, क्या है, केवल संरचनावाद की बात कर रहा है। ठीक है, याद रखना, केवल संरचनावाद की बात कर रहा है, आंसर क्या है उसका, फर्नांडी श्योशोरे। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस मत कर देना भैया गलती से। क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से कौन सा नव प्रकारवाद की प्रवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है, ये बहुआयामी होता है, प्रजातांत्रिक विश्लेषण, सरल विश्लेषण होता है, संघर्ष के प्रति अविस्थापन होता है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। अरे सिंपल एनालिसिस थोड़ी ना होता है, नव प्रकारवाद की प्रवृत्ति सिंपल थोड़ी ना है यार, थोड़ा जटिल है। क्वेश्चन नंबर 102, लेवी स्ट्रॉस द्वारा आधारित मूल संरचनावाद की मृत्यु हो गई, स्ट्रक्चरलिज्म इज ए कंसीप्ट बाई लेवी स्ट्रॉस इज डेड, कौन कह रहा है इस बात को, बताओ कौन कह रहा है, कुर्जवेल, मिशेल फूको, ग्लूज मैक्समान, गोल्डियर, किसने कहा, कुर्जवेल ने कहा, याद रखना इसको, इस कोट को याद रखना कि लेवी स्ट्रॉस द्वारा आधारित मूल संरचनावाद की मृत्यु हो गई। ये कह रहे हैं कि भाई जो भी लेवी स्ट्रॉस ने जो संरचनावाद दिया था अब तो भैया उसको मर चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, कौन कह रहा है, कुर्जवेल कह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, नव संरचनावाद का मुख्य विषय क्या है, आधुनिक समाज, नागरिक समाज, उत्तराधुनिक समाज या जटिल समाज। कितना अच्छा क्वेश्चन है, फ्रेम कराया उन्होंने, क्या होगा इसका आंसर, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। नव संरचनावाद का मुख्य विषय क्या था, देखो संरचनावाद का मुख्य विषय क्या था, आधुनिक समाज था। ठीक है, जब नव आया सीधी सी बात है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जाएगा, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में जाएगा, आंसर क्या होगा इसका,
थर्ड होगा, याद रखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 104, मानव शास्त्रीय संरचनावाद, संरचनावादी एवं नव संरचनावादी परंपरा का विकास कहाँ से हुआ? फ्रांस से हुआ, जर्मनी से हुआ, अमेरिका से हुआ, इटली से हुआ? कहाँ से हुआ है इसका विकास? तो फ्रांस से हुआ है। लेवी स्ट्रॉस कहाँ के हैं? वहीं के तो हैं। क्वेश्चन नंबर 105, उत्तर आधुनिकतावादियों का तर्क है कि यह यदि कोई एकता नहीं है जो कि दुनिया को बनाती है, तथापि वो क्या है जो कि दुनिया में हृदय में है? शांति है, विभेद है, तर्क है, फिर ईर्ष्या है? क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा डिफरेंस। क्या कह रहा है देख क्वेश्चन, उत्तर आधुनिकतावादियों का तर्क है कि यह कोई एकता नहीं है। क्या है? यह कोई एकता तो है ही नहीं जो कि दुनिया को बनाती है, तथापि वो क्या है जो कि दुनिया के हृदय में है? डिफरेंस की बात होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज जेफरी अलेक्जेंडर के क्या है बुक्स के बारे में पूछ रहा है, और कौन सा सही है? सोशल थ्योरी एंड सोशल एक्सेस, न्यू फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर फंक्शनल थ्योरीज, क्लासिकल एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी? तो 106 का आंसर क्या होगा इसका? न्यू फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर। ठीक है, थर्ड होगा इसका आंसर। 107, नव प्रकारवाद की अवधारणा को अलेक्जेंडर ने समर्पित किया। अलेक्जेंडर साहब ने न्यू फंक्शनलिज्म की विशेषता क्या क्या बताई? मटन के प्रकारवाद की आलोचना, संरचनात्मक प्रकारवाद सिद्धांत के क्षेत्र को सीमित करने के लिए, अधिक संश्लेषित सिद्धांत बनाने के लिए, फिर एक व्यवस्था के प्रकार को समझने के लिए? क्या होगा इसका आंसर? देखो भाई, ये पहले ही आयोग ने क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया, इसके ऑप्शन सही नहीं थे, इसलिए 107 में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8, रामपुरा विलेज में किसने अध्ययन करा? एस सी दुबे, एम एन श्रीनिवास, आर देसाई, डी पी मुखर्जी? किसने करा ये तो बता दो। एम एन श्रीनिवास ने करा है रामपुरा गाँव में अध्ययन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, नव प्रकारवादी पार्सन्स के परंपरागत दबावों में किसी को स्वीकार नहीं करते। नव प्रकारवादी जो होते हैं पार्सन्स के परंपरागत दबाव में से किसको स्वीकार नहीं करते? व्यक्तित्व, बृहद क्रिया, संस्कृति, समाज व्यवस्था? बताओ कौन आंसर होगा इसका? यार मैक्रो एक्शन थोड़ी ना की बात करते हैं, बृहद क्रिया को नहीं मानते हैं वो, जगह जगह जो क्रिया होती है अलग अलग स्थितियों में उसको मानते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 110, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट किसका है? एम एन श्रीनिवासन का। जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार प्रथम वास्तविक सामयिक संश्लेषण वास्तव में किसने किया है? अकॉर्डिंग टू जेफरी अलेक्जेंडर, हु इज एक्चुअली डेवलप्ड बाय फर्स्ट रियल सोशियोलॉजिकल सिंथेसिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करा है। किसने करा है? मैक्स वेबर ने। ये क्या कह रहे हैं कि भाई कि जो प्रथम वास्तविक सामयिक संश्लेषण होता है, ठीक है, किसने विकसित करा था? मैक्स वेबर साहब ने। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 112 है, निम्न में से डेरेनडॉर्फ की बुक कौन सी सेकंड है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, 112 का आंसर क्या होगा? उसका सेकंड होगा। रैल्फ डेरेनडॉर्फ इज फ्रॉम विच कंट्री? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली? डेरेनडॉर्फ कहाँ के हैं? ये तो बेसिक पूछ लिया इन्होंने। जर्मनी के हैं डेरेनडॉर्फ। 114, डेरेनडॉर्फ ने अपने सिद्धांत विश्लेषण में कुछ अवधारणाओं का प्रयोग किया है। कौन किसे? अथॉरिटी, एलिएशन, बेसिक स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर? तो किसने करा है? कौन सी जो अवधारणा है? क्या है? सत्ता है, अथॉरिटी के ऊपर तो बात करते हैं भाई ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, लुईस क्वेसर ने संघर्ष पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। वो क्या है? संरचनात्मक पहलू, तत्वात्मक पहलू, प्रकारात्मक पहलू, या फिर प्रतिमात्मक पहलू? बताओ कौन सा आंसर होगा इसका? फंक्शनल एस्पेक्ट की बात ही तो करते हैं लुईस क्वेसर यार। लुईस क्वेसर ने संघर्ष में कौन सा है? तो भाई जब वो प्रकारवाद की बात करते हैं, आंसर क्या होगा इसका? फंक्शनल एस्पेक्ट तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 116, डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च किसकी बुक है? डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च किसकी बुक है? किसकी बुक है? रसेल आर एकॉफ की बुक है। आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। और देखो आपको रिसर्च वाली बुक याद करनी है, हालांकि मैंने तो करा ही रखी है। अगर जिसको दर्द हो रहा है आंखों में, कानों में, ठीक है, तो वो जाके खुद की बुक से पढ़े, हरिकृष्ण रावत की बुक से। वहाँ पे अच्छे से सारी की सारी 20 से 22 बुकों के नाम दे रखे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं भी टेलीग्राम ग्रुप पर इसको सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी को जरूरत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, हाँ ये कर लिया हम। एक ऑफ की बुक है। क्वेश्चन नंबर 117, सोशल टेंशन इन इंडिया किसकी बुक है? किसकी बुक है? बताओ किसकी बुक है? जीएस घुरिये की बुक है, याद रखना है इस बात को। ओके, क्वेश्चन नंबर 118, भारत में सामाजिक तनाव, सोशल टेंशन इन इंडिया, इन ये भी बुक किसकी? हाँ सॉरी, लुईस अल्थुजर कंसीडर हिज कंट्रीब्यूशन एज। लुईस अल्थुजर अपने योगदान में क्या क्या मानते हैं? बताओ क्या मानते हैं ये? तो मार्क्स का कार्य सही पठन, मार्क्स के कार्य की आलोचना, समाजशास्त्र में संघर्ष सिद्धांत देना, संघर्ष के प्रकार क्या करते हैं? मार्क्स के भाई
जेफरी जो अल्थुजर हैं किसके बेसिस पे खड़े हुए थे? मार्क्स की आलोचना करके खड़े हुए थे। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, मार्क्स के कार्य की आलोचना करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 मैच करो जरा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 100, कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशल जस्टिस, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, फ्रीडम मूवमेंट, बताओ। तो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन बी आर अम्बेडकर, ली ड्यूमो। सी का कहाँ जाएगा? सेकंड जाएगा। ओके, जस्ट सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार। एक सेकंड भाई, ये रुक क्यों नहीं रहा? तो कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कौन करता है? डीपी मुखर्जी बात करते हैं, ऐसा ही है ना। सोशल जस्टिस की बात कर, बी आर अम्बेडकर बात कर रहे हैं। फ्रीडम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ए आर देसाई बात कर रहे हैं। तो 119 का आंसर क्या होगा? इसका पहला होगा, ए। ठीक, 120 का 120 रोल ऑफ न्यू मिडिल क्लास, ए आर देसाई, डीपी मुखर्जी, आर के मुखर्जी, एन के बोस। कौन बात करता है रोल ऑफ न्यू क्लास के बारे में? तो कौन बात करते हैं? डीपी मुखर्जी बात करते हैं मिडिल क्लास के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड सूज बिगेन फ्रॉम विच फिनोमिना? अल्फ्रेड सूज की प्रकटना शास्त्र मैक्स वेबर की आलोचना से होता है। कहाँ से होता है? मैक्स वेबर की आलोचना से होता है। ठीक है, सूर्य के द्वारा लाइव वर्ल्ड की अवधारणा कितनी मौलिक विशेषताओं पर परिभाषित की गई है? बताओ, 1 2 3 6 4 6 8 10, कोई तो होगा आंसर इसका। क्या होगा? सेकंड होगा, 6। लाइव वर्ल्ड की अवधारणा कितनी है? 6 है, याद रखना इस बात को। प्रोफेसर ए एम शाह समाजशास्त्र के किस किस स्कूल से संबंधित हैं? कौन से स्कूल से संबंधित है प्रोफेसर ए एम शाह? तो दिल्ली स्कूल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 100, सूर्य ने सामाजिक 4 विशिष्ट विशेषताओं की पहचान की है। कौन सा आधार रहता है? अमूर्तता पर, अनुभाविकता पर, ऐतिहासिकता पर, या फिर तार्किकता पर? क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 124, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करा है इन्होंने। तो एब्स्ट्रैक्टनेस पर, अमूर्तता पर। ठीक है, 125, अल्फ्रेड सूज ने निम्नलिखित किसने कौन सी अल्फ्रेड सूज की बुक पूछी है? बताओ कौन सी है इसमें से, बस ये तो पता होना चाहिए यार। तो द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसकी बुक है? पीटर वर्गर एंड लुकमैन की बुक है। आइडिया जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी किसकी बुक है? अल्फ्रेड सूज की बुक है। सॉरी, आइडियाज जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी किसकी बुक है? इसकी बुक है, हर्शल की बुक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 126, हेराल्ड गोल्डफिंकल ने कुछ विद्वानों से प्रभावित था। हेराल्ड गोल्डफिंकल के कुछ विद्वानों से प्रभावित था, फिर भी निम्न में से एक को उनकी रुचि से अलग किया जा सकता है, वो कौन है? अल्फ्रेड सूज, एडमंड हर्सल, आर के मर्टन, या फिर टॉलकोट पार्सन? बताओ, आंसर इजी है तो पिक कर लो। आर के मर्टन है यार। हेराल्ड गोल्डफिंकल ने कुछ विद्वानों से प्रभावित थे, फिर भी निम्न में से एक उनकी सूची को अलग किया जा सकता है। वो 3 लोग को पसंद करते थे, अल्फ्रेड सूज को, एडमंड हर्सल को। ठीक है, बात समझ आ रही है आपके? और उसके बाद में टॉलकोट पार्सन को, आर के मटन को पसंद नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 127, एस्से एंड इंडिविजुअलिज्म किसकी बुक है? किसकी बुक है एस्से एंड इंडिविजुअलिज्म? ली डुमोंट की बुक है। क्वेश्चन नंबर 128, हेराल्ड गॉडफिंकल के अनुसार एथनोमैट्स को समझने के लिए मुख्य अवधारणा क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कॉन्शियसनेस ऑफ रियलिटी, एसेंस एंड इंटर सब्जेक्टिविटी, रिफ्लेक्सिविटी एंड अकाउंट? बताओ कौन सा आंसर होगा इसका? 4 होगा, रिफ्लेक्सिबिलिटी एंड अकाउंट की बात करते हैं वो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 129, कौन सी अवधारणा इस तथ्य को बताती है कि वाक्यों का अर्थ विभिन्न संदर्भों में होना चाहिए? हाँ, इंडेक्सुअलिटी, नेचुरल लैंग्वेज, कन्वर्जेशन एनालाइज, या फिर लिंग्विस्टिक? कौन होगा इसका आंसर? बताओ। पहला होगा यार, इंडेक्सुअलिटी के बारे में कौन बात करता है? कौन बात करता है? हेरोल्ड गोल्डफिंकल बात करते हैं। ठीक है, और इसका लाइन का अर्थ भी बताया है कि भाई कौन सी इस तथ्य को बताती है कि वाक्यों का अर्थ विभिन्न संदर्भों से भिन्न होगा। इस बात को याद रखना, इस बात को। क्वेश्चन नंबर 130, किसने आधुनिकता के उन्नत अव्यवस्था को वर्णन करने के लिए जगरनॉट कौन कर रहा है? डेविस फ्रिस्बी, गिडिंग्स, फूको, या फिर जेरिडा? क्या है? बताओ जेरिडा, आंसर क्या होगा इसका? गिडिंग्स बात करते हैं यार, आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करने जगरनॉट। मॉडर्निटी को जगरनॉट किसने बुलाया है? गिडिंग्स ने बुलाया है। हॉलोकास्ट किसने कहा? जिगमेंट बुमा ने कहा है, याद रखना, दोनों में बस यही फर्क है। 131, कौन से सिद्धांत में अंतःक्रिया की प्रकृति सामाजिक क्रिया के गतिशील प्रतिमानों एवं सामाजिक संबंधों के केंद्रित किया जाता है? ये कौन से उसकी बात कर रहा है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात कर रहा है भाई। सेकंड, 131 का सेकंड होगा।
जीएच मीड ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा? सोशल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, फिलोसफी ऑफ प्रेजेंट, द फिलोसफी ऑफ माइंड। सच में कितना अच्छा क्वेश्चन है और आने के लिए कितने चांसेस हैं। सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी के बारे में जीएच मीड ने सोशियोलॉजी को क्या कहा कि भाई ये क्या है, ये सोशल साइकोलॉजी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, समग्र भाग से पहले न कि भागों अथवा भाव के अर्थ में समग्र किसका है? द होल सोसाइटी इज क्या है, प्रायर टू द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल नॉट बी होल इन टर्म्स ऑफ पार्ट ऑफ पार्ट्स। किसकी परिभाषा है? देख कुछ भी पूछा है इन्होंने, लेकिन ये परिभाषा करने लायक थी अगर आप थोड़ा सा गैस वर्क करते तो। कौन है? जीएच मीड ने कहा है ये बात। ठीक है। 134, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पीवी यंग की बुक है। 134 का सेकंड आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद में 135, मीड के अनुसार प्रतीक के महत्वपूर्ण हाव भाव है जो कि अर्थ बताता है। इसका उत्तर कौन दे सकता है? पशु, पक्षी, मनुष्य, समस्त जीव। कितना अच्छा आंसर है इसका, मनुष्य देगा यार, सब थोड़ी ना दे सकते हैं। 136, महत्वपूर्ण अन्य उस सीमा तक रहता है। देखो सिग्निफिकेंट मीनिंग, सिग्निफिकेंट अदर्स की पूछिए भैया इसने। महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि सीमा तक रहता है जबकि किसी विशेष विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा पर व्यक्तियों में आपसी सहमति हो, चाहे चट्टान, कुर्सी या विचार हो। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में ये किसने कहा है? किसने कहा है ये? बताओ आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका पहला, जीएच मीड साहब। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? इरविंग गॉफमैन किससे संबंधित है? फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबंधित है। हार्वर्ड ब्लूमर किससे संबंधित है? शिकागो संप्रदाय। कोहेन का हेगेलियन संप्रदाय। जीएच मीड का आयोवा संप्रदाय। कौन सा सही है इसमें? बताओ। तो इसका सेकंड होगा, हार्वर्ड ब्लूमर शिकागो संप्रदाय से संबंधित रहे यार। क्वेश्चन नंबर 38, फिनोमेनोलॉजी कौन है? ब्लूमर है, एडमंड हर्सल है, एल्फ्रेड सूज है, बर्गर है। बताओ कौन नहीं है इसमें? ये पूछ रहा है, पहला है फिनोमेनोलॉजिस्ट ब्लूमर, थोड़ी ना है हार्वर्ड ब्लूमर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, इनमें से कौन सा प्रकटना शास्त्री नहीं है? ये तो हो गया ब्लूमर, एडमंड हर्सल, एल्फ्रेड सूस, फिर पीटर बर्गर। तो आंसर क्या होगा इसका? हार्वर्ड ब्लूमर। 138 का आंसर क्या होगा इसका? पहला। 139, नारी संबंधी परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए कुछ अवधारणा है। अब नॉन ब रेलिवेंट कौन सी नहीं है ये पूछना है, बस ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। कौन सी नहीं है? नारी बनाना, नारीवाद, नारीयता, नारीत्व। अरे फेमिनिज्म नहीं है, बाकी तो फीमेलनेस है, फेमिनिटी है, फेमिनिज्म है, लेकिन क्या नहीं है? नारी बनाना। आंसर क्या होगा इसका? 139 का 4। ठीक। भारतीय नारीवादी लेखन में सबसे किससे प्रभावित? धार्मिक ग्रंथों से, आर्थिक विचारधारा, पश्चिमी विचारधारा, या फिर वैश्विक विचारधारा। कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है ये कह रहा है कि भारतीय नारीवादी लेखक सब ले लिए इसने, जितने भी भारत के नारीवादी लेखक हैं, कौन से इससे प्रभावित होते हैं? बताओ। 140 का आंसर क्या होगा इसका? तीसरा, पश्चिम की विचारधारा से। ठीक है। पश्चिम में क्या चल रहा है? 4 मार्क्स की बुक है अल्थीजर की, रीडिंग कैपिटल 4 मार्क्स। 142 किस प्रकार की लेखकों ने नारीवादी सिद्धांत को बौद्धिक स्वरूप प्रदान करा? रेडिकल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट या फिर डेमोक्रेटिक। कितना अच्छा क्वेश्चन है यार ये। किसने करा है? पहला, रेडिकल फेमिनिज्म ने। किस प्रकार के लेखकों ने नारीवादी सिद्धांत को बौद्धिक स्वरूप प्रदान करा? इंटेलेक्चुअल वही दे दिया है इनको। तो आंसर क्या होगा इसका? 142 का कौन सा आंसर होगा? पहला। क्वेश्चन नंबर 143, एंथोनी गिडिंग्स का सिद्धांत दोहरापन केंद्रित है किस पर? एजेंसी स्ट्रक्चर, मैक्रो माइक्रो, सोशल स्ट्रक्चर, नेचुरलिज्म, पॉजिटिविज्म। तो 143 का आंसर क्या होगा उसका? सेकंड। एजेंसी एंड स्ट्रक्चर है ना भाई। एजेंसी क्या है यहाँ पे? क्रिया। और संरचना क्या है यहाँ पे? व्यक्ति। दोनों मिलके दोनों ही मिलके क्या करते हैं? सोशल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। 44, गिडिंग्स का संबंध द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से है जबकि निम्न में से किसी का एक निर्माण नहीं होता, व्यक्ति का, अभ्यास का, संरचना का, चेतना का। 144 का आंसर क्या होगा उसका? पहला। पर्सन व्यक्ति का थोड़ी ना होता है, इसका होता है। प्रैक्टिस का, स्ट्रक्चर का, कॉन्शियसनेस का। 145, संरचना कर्ण सिद्धांत के बारे में कौन सा असत्य है? कौन सा सत्य है? तो सोशल फिनोमिना इज नो कैपेसिटी टू बी बिकम स्ट्रक्चर। आंसर क्या होगा उसका? चौथा होगा, सामाजिक प्रघटना में संरचना बनने की कोई क्षमता नहीं होती, ऐसा थोड़ी ना है। 46 क्या क्या? मत पूछो मैं कौन हूँ और मुझे वही बने रहने के लिए मत पूछो। किसने कहा? गिडिंग्स, डेरिडा, मिशेल फोकाल्ट या फिर जीन बॉड्रिलार्ड। तो 146 का आंसर क्या होगा इसका? माइकल फोकाल्ट ने कहा ये बात कि मत पूछो मैं कौन हूँ और जो
और मुझे वही रहने के लिए भी मत पूछो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 147। फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती हैं फिर भी उनमें से सम्मिलित नहीं है। ज्ञान, इतिहास, विचार, वार्तालाप, नॉलेज, हिस्ट्री, आइडिया, डिस्कर्स। तो इजी क्वेश्चन है, बताओ। हिस्ट्री है, आइडिया के बारे में बात करते हैं, डिस्कोर्स के बारे में बात करते हैं, नॉलेज के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, माइंड सेल्फ सोसाइटी मीड की बुक है। 49, जैक्स डेरिडा के अनुसार विखंडन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? विखंडन से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आज 141 का आंसर क्या होगा? भाषा है भाई, भाषा पे तो सारा खेल टिका है। 150, विखंडन का अर्थ मूल पाठ के आलोचनात्मक अध्ययन है। यह इनमें से किसने समझाया गया, लेकिन इनमें से एक डेरिडा के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है। ठीक, कौन सा है, कौन सा? तो आंसर क्या होगा उसका? सेकंड होगा। मूल पाठ को उसी रूप में नहीं, एक्सेप्ट उस ओरिजिनल टेक्स्ट को तो वो कभी अपने आप में स्वीकार करते नहीं, इसको तोड़ मरोड़ते हैं, उसका डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी विखंडता करते हैं उसकी। ठीक है, तो ये वीडियो थी 55 मिनट की है भाई, 1.5 की स्पीड पे कर लेना, बहुत काम की, सच बता रहा हूँ। और माफ़ करना आंसर मैं टिक नहीं कर पाया, लेकिन मैंने बोल बोल के आपको बता दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।